हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी एज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा जब सब्सटेंस आपस में मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो उनमें जो रिएक्शन होती हैं उन्हें कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम दोबारा वापस उसी स्टेज में किसी भी फिजिकल मेथड से नहीं ला सकते। जैसे कि अब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर आता है। इसे हम एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट। जैसे केमिकल रिएक्शंस में उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में होती हैं, जब आपस में ये रिएक्ट करती हैं तो वह वाटर बनाती हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो उसका जो स्टेट है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे पहले गैसियस था, फिर उसके बाद वो लिक्विड स्टेट में आ गया। चेंज इन कलर, उनके कलर्स में भी चेंज आ जाता है। जैसे कि हमने कई बार हमारे जो लैब्स होती हैं उनमें देखा होता है कि हम जब कोई केमिकल दूसरे केमिकल के साथ ऐड करते हैं तो उनका कलर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे वायलेट का रेड हो जाता है, पिंक हो जाता है, ऐसे कलर भी चेंज होते रहते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर में भी चेंज आता है। जैसे कि हमें पता ही है कि कई बार हमने केमिकल्स देखे हैं, जब हम एक दूसरे में ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कई बार ठंडे हो जाते हैं, तो उनके टेम्परेचर में भी चेंज आता रहता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, उनमें से गैस भी बनती हैं। अब आगे करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे जो डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा जो फूड है, जो हम फूड खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, तो वो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है। तभी तो हमारे पेट में जब जाता है भोजन और डाइजेस्ट होता है तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो वो जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है। उनमें जो फूड है वो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है और फिर धीरे धीरे से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन का चेंज होता है जब हम सांस लेते हैं। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं कि आयरन को एक तरफ जंग लग चुका है और एक तरफ वो जंग नहीं लगा हुआ। जो आयरन होता है उसमें जब जंग लगता है तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है। जब कोई भी मेटल किसी ऑक्सीजन या ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में होता है तो उसे जंग लग जाता है। जैसे कि अगर हम कोई भी मेटल जैसे आयरन है, अगर हम बाहर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख देते हैं, जैसे हमने देखा है कि कई बार हम घर में कोई भी आयरन की चीज़ अगर बाहर पड़ी रह जाए तो उसे जंग लग जाता है। इसीलिए हम उस जंग को ख़त्म करने के लिए हम उसके लिए उसके ऊपर या तो पेंट कर देते हैं या फिर हम उसके ऊपर कोई ऑयल लगा देते हैं, कोई ग्रीस लगा देते हैं, ताकि जो उस पर रस्ट ना लग सके। आगे है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही कैसे जमता है। दही में भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन सी होती है। जैसे आप देख ही रहे हो कितना अच्छा दही बना हुआ है। जो दही होता है उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती हैं। रात को हम दूध गर्म करते हैं और उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, जैसे कि हम लेमन जूस का भी ऐड कर देते हैं, कभी कभी लस्सी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो
उसके बाद जो रात भर उसमें रिएक्शन होती है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो वो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और उससे जो हमारा दही है वो जम जाता है। आगे है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं, वो भी आपने देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा देर तक ग्रेप्स पड़े रह जाएं तो वो भी गलने सड़ने लग जाते हैं। उसमें भी फर्मेंटेशन होता है, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन अब अगर ग्रेप्स का होता है तो आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि उससे क्या बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स से क्या बनता है। ये बहुत ही एक मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ज़रूर दें। आगे है अदर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और भी कई प्रकार की एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो उसमें से कई बार स्मेल आती है, तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है। आगे है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है जिससे जो पेड़ हैं वो सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस होता है। बेकिंग ऑफ केक, इसमें भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि हमने देखा है जो केक है वो फ्लफी सा हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शंस उसमें भी होते हैं। एसिड्स एंड बेस रिएक्शंस। एसिड्स एंड बेस दोनों आपस में भी रिएक्ट करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है वेस्ट डीकम्पोजिशन। हमें पता है कि हम जब हम सब्जी छीलते हैं तो जो उसका ऊपर का वेस्ट बच जाता है हमारे पास, तो वो भी अगर हम जैसे कि हम खेतों में डाल देते हैं और वो आप बाद में कुछ समय के बाद में वो गलने सड़ने लग जाता है, तो वो भी एक प्रकार का उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि आपने कभी देखा ही होगा, कभी क्या आप हर बार देखते ही होंगे कि जो केले के छिलके होते हैं अगर ज़्यादा देर तक वो पड़े रह जाएं तो वो भी ब्लैक से होने शुरू हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही होता है। आगे है केमिकल रिएक्शंस हैज़ टू कंपोनेंट्स। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं और हमारे पास जो सी आता है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर। जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है और हमें वाटर दे रही है, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक प्रकार के रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें एक वाटर दे रहे हैं, वो एक प्रकार का प्रोडक्ट है जो आफ्टर रिएक्शन हमें मिल रहा है। सेकंड एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि कोई मैग्नीशियम है उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम बर्न करते हैं तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। आगे है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन। जो हमारी रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसे हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे केमिकल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। जो ये केमिकल इक्वेशन होती हैं इसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके हम जो सिंबल है, जो सिंबल होते हैं हम वो यूज़ करते हैं। साथ में उनका फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं कि वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है कि सॉलिड स्टेट में है। ये एस से हम सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एल से हम लिक्विड स्टेट को, जी से हम गैस को और क्यू से हम एक्वस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें वाटर मिल रहा है। हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में है और जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है। तो ये एक प्रकार का हमारे पास केमिकल इक्वेशन है जो कि केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है। आगे है एक्वस सॉल्यूशन। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर।
एक्वियस सॉल्यूशन वो होता है जो हमें वाटर के साथ मिलता है, जो वाटर में हमें घुला हुआ मिलता है। नेक्स्ट है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कई बार हमने देखा होता है कि जो केमिकल इक्वेशंस है उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है। ये भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से। हमें क्वेश्चन आता है कि कोई हमें केमिकल इक्वेशन दी जाती है और हमें बोला जाता है कि उसे बैलेंस करें, क्योंकि जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम होते हैं राइट हैंड साइड के। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है और हमारे पास आगे वाटर फॉर्म हो जाता है H2O। इसमें हाइड्रोजन तो हमारे पास 2 है बट हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 1 है और लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं है, इसलिए हम इन्हें बैलेंस करते हैं। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम एक टेबल मेथड यूज़ कर लेते हैं, एक डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम जो एटम्स हैं उनके साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं और हम उससे बैलेंस कर लेते हैं। जैसे इसमें हमने हाइड्रोजन के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास वहाँ वाटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो ऑक्सीजन है उसके हमारे 2 एटम्स मिल गए और जो हाइड्रोजन है उसके 4 मिल गए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके कुछ लॉ होते हैं जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। उसमें कहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें कभी भी कोई मैटर ना तो ज़्यादा बनता है और ना ही कभी कम होता है। वो जितना रिएक्टेंट में था उतना ही प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो इसी प्रकार जो एटम्स के नंबर होते हैं केमिकल रिएक्शंस में वो सेम रहते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो। जैसे कि नीचे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल दी हुई है। अब हम केमिकल रिएक्शंस की कुछ टाइप्स के बारे में करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस किन किन टाइप्स की होती हैं। जैसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज़ द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। जैसे एग्जांपल में ए और बी 2 रिएक्टेंट हैं और ये आपस में कंबाइन होकर हमें सी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस तरह की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे बर्निंग ऑफ कोयल, जैसे कोयले का जलना। जैसे सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन ए और बी आपस में कंबाइन होकर हमें सी प्रोडक्ट दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार सेम फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके हमें वाटर दे रहे हैं। इस प्रकार की रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एकदम उल्टा होता है। जैसे इन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो एक होता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा होता है। बट जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एफर्ट जरूर डालना पड़ता है। जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन करना पड़ता है हीट से, इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजिशन करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी से, और फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन करना पड़ता है सनलाइट से। पहले हम करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है। इन दिस रिएक्शन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। इसमें हम
हीटिंग से डिकम्पोजिशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसे हीट करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम मिलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाती है। इसी प्रकार सेम इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर को के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम वाटर को रिएक्ट करते हैं तो हमें हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग मिलता है। इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। आगे है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात आती है तो जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जैसे कि हमें सिल्वर क्लोराइड को हम अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें सिल्वर अलग मिलता है और क्लोरीन अलग मिलता है। जैसे कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास जो चाइना डिश है उसमें हमने सिल्वर क्लोराइड रखा है। अगर हम इस सिल्वर क्लोराइड को सन की प्रेजेंस में रख देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं, तो कुछ समय के बाद जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो सिल्वर क्लोराइड है उसमें सिल्वर हमारे पास बच जाएगा, जो और क्लोराइड है, जो क्लोरीन गैस है, गैस की फॉर्म में वहाँ से सेपरेट हो जाएगा और वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि वो ब्लैक हो गया है। ठीक है, आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में तीसरी टाइप होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें हमें पता है कि जो मोर रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है और खुद जाकर वहाँ पर लग जाता है। जैसे कि ए और बी और सी, जैसे बी और सी आपस में जुड़े हैं बट जो ए है वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ए सी के साथ जाकर जुड़ जाता है और बी को रिमूव कर देता है। उसी प्रकार जैसे हम आगे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आयरन को कॉपर सल्फेट में हम रिएक्ट करते हैं तो जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। इस प्रकार की रिएक्शन में जो पूरी की पूरी रिएक्शन है वो आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होकर एक नया कंपाउंड और नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि ए बी और सी डी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो ए है वो डी के साथ लग गया और बी है वो सी के साथ। जैसे कि हमारे पास Na2SO4 है और BaCl2 है, तो जो Na2 है वो Cl2 के साथ लग जाएगा और हमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देगा, और जो Ba है वो SO4 के साथ लग जाएगा तो हमें BaSO4 मिल जाएगा, जो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इट इज़ insoluble solid state that emerges from a liquid solution। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप की रिएक्शन होती हैं। जैसे कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। जब कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो साथ में ऐड हो जाती है और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाती है। उसी प्रकार रिडक्शन में जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाती है और ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल कर रहे हैं, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जा रहा है, तो
इसमें जो है ऑक्सीडेशन हुआ। अब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें जो कॉपर है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, और जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है कि जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारे जो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के जो इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट है कोरोशन। When metal exposed to air, moisture, water, acid, etc. for some time, a layer of oxide is formed which weaken the metal, hence metal said to be corroed. जो corrosion होता है उसमें जब हम कोई किसी प्रकार के मेटल को हवा या मॉइस्चर या किसी एसिड के साथ कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे वो मेटल ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल है जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन है उसकी रस्टिंग क्यों होती है, वो भी एक कोरोजन के कारण होती है जिसमें वो एयर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है जब कोई मेटल। उसी प्रकार ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। जो सिल्वर है उसके ऊपर ब्लैक सा कलर आना शुरू हो जाता है। जैसे आपने कई बार सिल्वर की ज्वेलरी पहनी होती है तो आपने देखा ही होगा कि वो कुछ समय के बाद ब्लैक सी होना शुरू हो जाती है, तो उसमें भी कोरोजन होता है, वो भी ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। आपने कभी कॉपर को देखा हो, अगर आप उसे एयर या वाटर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और इसी कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, इसी कोरोजन से बचाव के लिए कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे कि कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, अलॉइंग मेटल। इसमें जो कोरोजन है उसे हम पेंटिंग, ग्रीसिंग की मदद से हम रोक सकते हैं। जैसे कि हम आयरन को पेंट कर देते हैं तो वो उस पर रस्ट नहीं लगता। और जब हम किसी भी सिल्वर के ऊपर किसी खास प्रकार का ऑयल लगा देते हैं, जहाँ किसी और जो भी मेटल है जो कोरोड हो सकता है, अगर हम उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं तो उसमें रस्ट नहीं लगता। अब सेकंड टाइप है रेंसिडिटी। The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. जब किसी प्रकार का कोई फैट या कोई भी ऑयल होता है, जब उसमें ऑक्सीडेशन होती है तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। इससे जो फूड है उसका जो स्मेल है वो भी ख़राब हो जाती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। जैसे कि हमने देखा ही होगा, कई बार हम देखते हैं हमारे घरों में जो अचार पड़ा होता है, अगर वो ऑक्सीडेशन उसमें हो जाती है तो उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, उसकी स्मेल आनी वो ख़राब हो जाती है। तो हम जो इस रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। हम फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं। हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जो एयर टाइट कंटेनर्स हैं हम उसमें फूड को रखते हैं। और हम पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। हम नाइट्रोजन गैस में फूड को पैक कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा ही होगा, चिप्स के जो पैकेट आते हैं, जो कुरकुरे के पैकेट आते हैं, इनमें जो गैस होती है इसीलिए फिल की जाती है ताकि हम ऑक्सीडेशन को रोक सकें, रेंसिडिटी को रोक सकें। आगे हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस में और भी होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें जब हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसके साथ एक हीट भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोयल। इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस
प्रोड्यूस होती है और हमें एक हीटिंग इफ़ेक्ट भी मिलता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4+O2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर भी मिलता है, तो उसमें भी हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। जैसे कि वाटर को हम अगर इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। CaCO3 को हीट देते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इसमें जो है एनर्जी रिक्वायर्ड की जाती है, इसमें एनर्जी लगती है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। अब हम आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि जब हम परफ्यूम है वो हाथ पर लगाते हैं, जब हम परफ्यूम है उसका स्प्रे हाथ पर करते हैं तो हमारे हाथ में एकदम से ठंडापन महसूस होने लगता है, तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। जो हमने चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।